हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों को एक बार पुनः फिर हाजिर हो गए हैं अपने समयानुसार आपकी सेवा में। तो हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में होमवर्क दिए थे, देखे थे हम लोग, होमवर्क के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आप लोग के दिमाग पर उस होमवर्क का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जब यहाँ ऑफलाइन क्लास रहता है तो ढेर प्रभाव पड़ता है, वहाँ तो ऑनलाइन है। मास्टर से डरे किस बात का है, या मास्टर का सम्मान करें क्यों? मास्टर तो अभी ऐसो भी दूर में है, क्या कर लेगा? जब नज़दीक में कुछ नहीं कर पाता है तो दूर में रह के क्या कर सकता है? गार्जियन को कुछ पता रहता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वैसे स्थिति में आप लोग का डमाडोल स्थिति तो है ही। खैर, जो भी हो, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक को लेकर के आए हैं यहाँ पर। अभी इसमें जो हम लोग देखेंगे, अभी जो पिछला टॉपिक देख चुके हैं, पीछे टॉपिक देखे हम लोग गैल्वेनिक सेल, उसका स्ट्रक्चर देखे। उस स्ट्रक्चर में हम लोग 3 चीज मेन था: एनोड चैम्बर, कैथोड चैम्बर और बीच में साल्ट ब्रिज, दोनों को जोड़ने वाला। इसके अलावा उस पर संपन्न होने वाले रिएक्शन को हम लोग देखे: हाफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। और सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीका अपनाए, जो सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पिछले क्लास में देख चुके हैं। एक बार पीछे पुनः लौट रहे हैं, उसी टॉपिक में से घूम रहे हैं, अभी उसी सेल के बारे में ही चर्चा करें और उसी हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन में से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोड दर्शाए उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो पहले हेडिंग देते हैं हम लोग, लिमिटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज। लवण सेतु की सीमाएं। लवण सेतु की सीमाएं, कि लवण सेतु का क्या सीमा है उसको हम लोग देखें। तो हम लोग जो देखे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में उपयोग में लिए गए लवण सेतु के अंदर KCl या KNO3 या NH4NO3 को अगर के साथ मिलाकर रखा जाता है सामान्यतः किसी सेल के अंतर्गत KCl का उपयोग
लवण सेतु में अधिक किया जाता है। किया जाता है, परंतु यदि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में Ag प्लस या Ti प्लस या Sg2+2 आयन उपस्थित हो तो यह आयन लवण सेतु के Cl- आयन के साथ प्रतिक्रिया कर क्लोराइड लवण बनाता है तथा इलेक्ट्रोड पर जमा नहीं होता है। मतलब Ag प्लस Cl माइनस Ti प्लस Cl माइनस TiCl Hg2Cl2। अतः इस स्थिति में सिर्फ KNO3 या NH4NO3 का उपयोग लवण सेतु में किया जाता है। हो गया? तो KNO3 या NH4NO3 का उपयोग करेंगे, KCl का उपयोग वहां पर नहीं करेंगे। ये इसका कहलाता है, इसे लवण सेतु की सीमाएं कहा जाता है। ये लिमिटेशन है, सीमा है, एक दायरा है कि कहां पर जाके हमको यूज करेंगे। तो जनरली जितना भी धातु है उसके जगह पर हम लोग KCl ही अधिकांश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में खास करके जब हमको Ag प्लस उपस्थित रहे, Ti प्लस उपस्थित रहे, Ag2+2 उपस्थित यदि रहता है सॉल्यूशन में, और उसको यदि प्लेट पर जमा होना हो, जो वहां पर हम लोग देखे कि कैथोड प्लेट पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जमा हो रहा था कैथोड प्लेट पर, उस जगह पे यदि ये सब कॉपर की जगह पे यदि ये सब रहता, तब वहां पर जाकर के क्या करता ये, तो Cl- के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड लवण बना करके घोल में ही रह जाता, वो जाकर के फिर वहां पर जमा नहीं होता। इसका एफिनिटी इसके प्रति अधिक है, अधिक आकर्षण है, अधिक अट्रैक्शन है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बनाकर इसमें रह जाता, लवण के रूप में बदल जाता, ये जाकर के जो है वहां जमा नहीं होता। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, KNO3 या NH4NO3 का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज, लवण सेतु का सीमा।
क्या लिमिटेशन है, किस लिमिट तक काम करेगा, वो लिमिट यहाँ पर पता चल गया कि ये तीनों के कंडीशन में इस ढंग का कोई भी धातु यदि प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर KCl का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां इस्तेमाल किसका करेंगे हम लोग, तो KNO3 या NH4NO3 का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, पहले लिख लीजिए। हो गया, मिटा दो। अब हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोड देख चुके हैं, कैथोड और एनोड। अब उसका यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड ऐसे मोटा मोटी दो भाग में बांटते हैं, एनोड और कैथोड के रूप में। लेकिन यहां पर जो भाग बांट रहे हैं अलग अलग आधार पर, तो यहां आधार क्या है, उसमें बांटे थे कि यदि हमको पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहे, माने पॉजिटिव चार्ज से जुड़े हुए प्लेट है तो एनोड होता है, और नेगेटिव चार्ज से जुड़े हुए प्लेट को हम लोग कैथोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर के जो है कि कहता है कि यहाँ पर हमको अंदर जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जिसको कल हम लोग सेल के रूप में रिप्रेजेंट किए, तो वहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिए। एक बोले थे कि लेफ्ट साइड में दर्शाएंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन को और राइट साइड में दर्शाएंगे हाफ सेल रिडक्शन को। तो एक इलेक्ट्रोड हो गया लेफ्ट साइड वाला और दूसरा हो गया राइट साइड वाला। उसी इलेक्ट्रोड की यहाँ चर्चा हो रही है कि वहाँ जो केमिकली रासायनिक दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोड को हमको बांट रहे हैं, चार भाग में यहाँ पर देख रहे हैं। तो नीचे लिखेंगे रासायनिक दृष्टिकोण से या रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पर इलेक्ट्रोड को निम्नांकित चार भागों में बांटा गया है। पहला नंबर मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु के परमाणु धात्विक आयन के रूप में या धात्विक आयन धातु के परमाणु के रूप में परिवर्तित होते हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग देख चुके हैं कि Zn को देखे कि Zn प्लस CuSO4 लिए और इधर हम लोग ZnSO4 प्लस Cu यही देखे थे ना। तो Zn को चेंज करवाए थे Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पीछे देख चुके हैं।
अब इसको इलेक्ट्रोड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एज इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के रूप में जब इसको दर्शाते हैं तो वहां दिखला चुके हैं कि Zn, यहां Zn+2, यहां पर AQ लिखेंगे, आयन के रूप में है। यहां भी लिख सकते हैं, आयन जब भी रहता है तो वो जलीय घोल के रूप में ही रहता है, तो इसलिए यहां पर AQ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें जब हम लोग देखेंगे एज इलेक्ट्रोड, इसको देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, Cu+2 चेंज हो रहा है किस रूप में, Cu के रूप में। तो Cu+2 AQ, ये चेंज हो रहा है Cu के रूप में। अब यहां से हमको पता करना है कि साल्ट ब्रिज किधर लगाना है, तो जाके हमको ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब किधर होगा, बाएं साइड रखेंगे। तो बाएं साइड रखेंगे तो उसके बाद हमको दाएं साइड कैथोड वाला होगा, तो यहां पर जाके हमको इसके बाद साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, इधर कुछ होगा। और इसमें क्या होगा, ये कैथोड है, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जा करके दाएं रखाएगा तो इसके पहले साल्ट ब्रिज होगा। अब इधर इसके पहले कुछ होगा, ऐसी दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड ये था और राइट साइड ये था, अब बीच में साल्ट ब्रिज, जो पिछला टॉपिक में बता चुके हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड या ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड कहलाएगा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अर्थात एक में क्या हो रहा है कि मेटल का परमाणु जो है वो मेटेलिक आयन के रूप में चेंज हो रहा है, दूसरा में मेटेलिक आयन चेंज हो रहा है मेटेलिक परमाणु के रूप में, तो ये कहलाएगा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मतलब देख चुके पहले हैं, सिर्फ उसको बांट रहे हैं आज हम लोग कि किस किस नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, पहले हम रिप्रेजेंट करने सिखा दिए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि जाकर के जो है कि हमको वही चीज को क्या नाम देते हैं, तो यहाँ नाम दिए, पहला नाम मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा, इसको समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि पहले का देखा हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। दूसरा, गैस इलेक्ट्रोड या नॉन मेटल आयन नॉन मेटल इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में अधात्विक परमाणु आयन के रूप में या आयन या अधात्विक आयन गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये भी देख चुके हैं कि जैसे हम लोग वहां पर देखे थे हाइड्रोजन वाला, तो ख्याल कीजिए, तो या तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, या तो H2 जो है 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, या उल्टा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में, तो इसका जो एज इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड के रूप में जिसको दर्शाएंगे, तो H2
H प्लस AQ। इसमें जो एज इलेक्ट्रोड दर्शाएंगे H प्लस H2 के रूप में। अब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साल्ट ब्रिज इधर लगेगा और इधर PT लग जाएगा, और इसमें रिडक्शन हो रहा है तो साल्ट ब्रिज इधर लगेगा और इधर लग जाएगा PT। ख्याल कीजिए, यहां पर एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, Zn प्लस जैसे H2SO4 है तो ZnSO4 प्लस H2, या Zn प्लस HCl, आपको जो है होमवर्क दिए थे, तो ZnCl2 प्लस H2। तो दोनों ही स्थिति में यहां पर क्या देख रहे हैं कि H प्लस चेंज हो रहा है H2 के रूप में, ठीक है, और Zn जो है कि चेंज हो रहा है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये इसको दिखलाए थे, ख्याल कीजिए वहां पर, तो Zn से Zn प्लस 2, इसको दिखलाए थे H प्लस से H2, याद है? तो ये जाकर के जो है, ये देखिए H प्लस से H2, ये वाला है ना, ये साल्ट ब्रिज यहां पर है कि नहीं है? तो साल्ट ब्रिज के पहले यहां पर कौन आया? Zn आएगा, तो साल्ट ब्रिज के पहले इधर कुछ हो सकता है। या दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे जिसमें H2 ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस होना पड़ रहा है, तो वो उसको इधर रखाएगा, यहाँ जो साल्ट ब्रिज है इसके बाद। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख चुके हैं, ये इसको यहाँ पे दिखलाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखलाया है। एग्जाम्पल मैंने ये हुआ कि हमको इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन? गैस इलेक्ट्रोड या नॉन मेटल आयन नॉन मेटल इलेक्ट्रोड के रूप में। और भी है जैसे Cl माइनस, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो ये जब इलेक्ट्रोड दिखलाएंगे इसको, कोई रिएक्शन ऐसा होगा तो जिसमें क्या होगा, हमको यहां पर Cl माइनस चेंज हो रहा है Cl2 के रूप में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां लगेगा PT, यहां लगेगा आयन के साथ। तो ये Cl2 गैस है, Cl2 यहां क्या है? गैस है, और यहां मेटेलिक आयन है, तो यहां पर एक्वस लग जाएगा, नॉन मेटेलिक आयन, सॉरी, ये नॉन मेटेलिक आयन है, तो यहां क्या होगा? एक्वस, जलीय घोल। जितना भी आयन है वो जलीय घोल के रूप में द्रवित अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए यहां पर एक्वस लगा दिए। तो इस प्रकार से हम दिखला सकते हैं इलेक्ट्रोड को किस रूप में? तो नॉन मेटल और नॉन मेटल आयन के रूप में, ठीक है, या इसी को गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब तीसरा इलेक्ट्रोड जो वहां नहीं देखे थे उसको यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में वहां नहीं आया था, इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखेगा, इसको ये जो इतना लिखा है अभी खाली समझाने के लिए लिखा है आपको। तीसरा है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धात्विक आयन अल्प घुलनशील लवण में घुले रहते हैं।
जैसे यहाँ पर है AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। अब इसको एज इलेक्ट्रोड के रूप में दर्शाएंगे तो यहां पर साल्ट ब्रिज, इधर कुछ होगा Cl माइनस AgCl, एक ऑब्लिक, यहां भी ऑब्लिक, अब फिर एक बार Ag। तो यहाँ Cl माइनस है तो Aq लग जाएगा, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो ये डबल ऑब्लिक का इस्तेमाल करके ये सिर्फ ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बतला रहा है कि यहाँ पर जाके AgCl एक स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट है, अल्प घुलनशील लवण है, जिसमें ये आयन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट रहता है, घुला हुआ रहता है। तो इसको जाकर के जो है कि हम लोग कहते हैं मेटल स्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा, लिख लीजिए इसको, हो गया, लिख लिया आप लोग। चौथा जो हम लोग देख चुके हैं, खाली बस उसको फिर एक बार याद कर दें। नंबर 4, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ये देखे हुए हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में एक ही धातु के अलग अलग आयन पाए जाते हैं। इस दौरान रेडॉक्स रिएक्शन पूर्ण होता है, अतः इसे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहा जाता है। हेलो, हाँ बोलिए। किस चीज का हो? थोड़ा देर में गप कीजिए ना, हम क्लास में तुरंत हम बैक करते हैं कॉल, 10 मिनट के बाद बैक करते हैं। तो ऐसा हम लोग देख चुके हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वहां पर लिए थे, ख्याल कीजिए SnCl2 प्लस FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2। तो यहां पर Sn का +2, यहां Sn +4, Fe+3 और Fe+2। तो क्या देखे थे हम लोग, Sn +2 से चेंज हो रहा है Sn+4, 2 इलेक्ट्रॉन, और Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन, Fe+2। अब इसको एज इलेक्ट्रोड यदि हम रिप्रेजेंट करें तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो पीछे कर चुके हैं, Sn+2 से Sn+4 दिखला दिए थे। अब यहां पर जाकर के जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब साल्ट ब्रिज यहां लगेगा, और यहां आयन हो गया तो यहां पर Pt लग जाएगा, जो बता दिए थे। अब इसके बाद इधर कुछ होते रहेगा। इसको यदि एज इलेक्ट्रोड, तो Fe+3
से Fe+2 रिडक्शन हो रहा है तो साल्ट ब्रिज यहां लगेगा और यहां पर Pt जुटेगा। तो यहां पर जाकर अब इसी दोनों को ख्याल कीजिए, जोड़ करके वहां बनाए थे सेल कि Sn+2 से Sn+4 बीच में साल्ट ब्रिज Fe+3 जो होमवर्क दिए थे उसमें ये बनता होगा। अब इधर Pt लगा दिए और इधर भी Pt लगा दिए, तो वही चीज है कि नहीं? यहाँ पर देखिए तो ये और ये वाला यहाँ है, तो ये जाकर के ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ये ऑक्सीडेशन वाला होगा तो एनोड होगा और रिडक्शन वाला होगा तो कैथोड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 4 टाइप का इलेक्ट्रोड यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए, फिर ऐसे लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव। तो ये अभी तक के जो है जितना टॉपिक देखे उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा न्यू है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, तो विभव वर्ड आ गया। तो पहले विभव के बारे में जाने, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं या फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो पोटेंशियल 9th-10th में भी देख चुके हैं। यहां भी जाकर के जो है कि आपको देखने का मौका मिल चुका है। तो पोटेंशियल किसको कहते हैं, सिर्फ हम हल्का सा याद ताजा करा दें कि वहां पर पढ़े हैं आप कि एकांक धनावेश को किसी जो है टेस्टिंग चार्ज का जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो विद्युतीय क्षेत्र है किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी निश्चित पॉइंट तक लाने के दौरान जितना किया गया कार्य होगा उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो वही चीज, मतलब एकांक धनावेश यहाँ कहीं है +1 चार्ज। अब इसको इस विद्युतीय क्षेत्र में यहाँ से इसको उठा के लाना है, तो यहाँ इस पॉइंट तक लाएंगे, तो इस पॉइंट तक लाने के दौरान जितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन इस पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस इसको करा रहे हैं, इस पॉइंट तक लाना है। तो यहां से यहां तक लाने के दौरान जितना हमको वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल या विभव। अब यहां पर वर्ड लग गया, इसमें साथ में जुट गया इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स। तो वो चूंकि यहां सेल की बात हो गई, हम लोग सेल में भी एक बार सेल को फिर रिपीट कर लें कि सेल में देख चुके हैं कि यहां लिए थे Zn का प्लेट, प्लस से जोड़े थे। अब यहां पर सॉल्यूशन लिए थे Zn का ही कोई यौगिक का, और यहां पर प्लेट लिए थे कॉपर का, इसको माइनस से जोड़े थे, यहां पर जाके कोई कंपाउंड लिए थे उसी का। तो क्या देखे थे हम लोग कि यहां से Zn+2 टूट के इसमें आ रहा है, और इसमें यहां जो है Cu+2 इससे टूट के इसमें जमा हो रहा है। देखे थे ना, जो पीछे गैल्वेनिक सेल देखे थे। तो मेटेलिक आयन यहां टूट के प्लेट से आ रहा है सॉल्यूशन में, और यहां सॉल्यूशन से जा रहा है प्लेट पर। तो कहीं भी हमको यहां से यहां तक आने में जितना वर्क डन होगा या यहां से यहां तक जितना जाने में वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, इस इलेक्ट्रोड जो प्लेट है, इलेक्ट्रोड मतलब ये प्लेट, इस प्लेट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको कह दिए रेडॉक्स पोटेंशियल। क्यों? तो चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो एक में ऑक्सीडेशन दूसरा में रिडक्शन, और दोनों को मिला के बोले थे रेडॉक्स, रेड जोड़ ऑक्स, तो रेडॉक्स बोले थे। तो वो रेडॉक्स यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए दोनों को कंबाइंडली संयुक्त रूप से कहा गया रेडॉक्स पोटेंशियल। तो उसको हम लोग यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर से एक बार समझ लीजिए। परिभाषा यहीं से बन जाएगा कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड चैम्बर लें, चाहे एनोड चैम्बर लें या कैथोड चैम्बर, तो किसी इलेक्ट्रोड चैम्बर में इलेक्ट्रोड प्लेट से धात्विक आयन के विलयन में पहुंचने के दौरान या विलयन में उपस्थित धात्विक आयन के प्लेट पर जमा होने के दौरान जितना किया गया कार्य होगा, उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए किसी इलेक्ट्रोड से धात्विक आयन के विलयन में पहुंचने या विलयन से धात्विक आयन के इलेक्ट्रोड पर जमा होने के दौरान किया गया कार्य को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। चूंकि किसी गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर संयुक्त रूप से रेडॉक्स प्रतिक्रिया संपन्न होते हैं, अतः इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ई इलेक्ट्रोड, नीचे में इलेक्ट्रोड लिखेंगे, या ई रेडॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई इलेक्ट्रोड या ई रेडॉक्स के रूप में। तो समझ में आ गया कि जाकर के किसी भी सेल में जाकर के जो है प्रत्येक इलेक्ट्रोड में जो भी हम लोग के दो में एक ही काम हो रहा है, दो में से या तो इलेक्ट्रोड से धात्विक आयन निकल के विलयन में पहुंच रहा है, या विलयन से निकल के कहां पहुंच रहा है, इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है। इस दौरान जो भी किया गया कार्य होगा उस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड में संयुक्त रूप से एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन, अर्थात उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो रहा है, अतः इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं।
अब इसको दर्शाते हैं ई इलेक्ट्रोड अथवा ई रेडॉक्स के रूप में। ठीक है, अब कहता है यहां पर एक कंडीशन और लाया गया कि टेम्परेचर को हम लोग कर दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन तथा घोल का मोलर सांद्रण कर दें 1 मोल पर लीटर। जो प्लेट को डुबाते हैं घोल में, उस घोल का जो है मोलर सांद्रण कितना कर दें 1 मोल पर लीटर, अर्थात 1 m। ख्याल कीजिए, मोलरिटी पढ़े थे वहां पर, मोलरता सॉल्यूशन चैप्टर में, तो मोलरिटी को दर्शाए थे कैपिटल M से, और कैपिटल M जब बोले थे तो बोले थे कि वो मोल पर लीटर है। तो 1 m या 1 मोल पर लीटर जब सांद्रण हो घोल का, या यदि कोई गैस है तो उसका दाब कितना हो 1 atm हो, जैसे H2 बोला था अभी एग्जाम्पल, तो उसमें उसका दाब कितना हो 1 atm या 1 वायुमंडलीय दाब हो, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर घोल का सांद्रण 1 m या किसी गैस, जो भी गैस वहां प्रेजेंट रहेगा, या कह सकते हैं उपस्थित गैस का दाब 1 वायुमंडलीय दाब हो, तो प्राप्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक रेडॉक्स विभव कहा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, और इसको दर्शाएंगे इसे E0 इलेक्ट्रोड या E0 रेडॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जाके हम लोग कि यदि हमको कंडीशन क्या है, यहां पर बस ये कंडीशन याद रखना है सब दिन के लिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन तापक्रम हो और घोल का सांद्रण कितना हो 1 m, या उसमें जो गैस उपस्थित है उसका दाब कितना हो 1 वायुमंडलीय दाब उपस्थित हो, वैसे कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक रेडॉक्स विभव कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, और इसको दर्शाते हैं E0 इलेक्ट्रोड या E0 रेडॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये था आज की कहानी। अगले क्लास में हम लोग इस पर फिर लौटेंगे, इसका टाइप देखेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, किससे क्या और प्राप्त होने वाला है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।